हेलो एवरीवन, आई होप सो आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दिशा सक्सेना और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 6th क्लास की एनसीईआरटी के पॉलिटी का 6th चैप्टर जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था पंचायती राज के बारे में कि कैसे पंचायती राज आई थी, कितनी कमीशंस ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी तो आई थी, कैसे पंचायती राज वर्क करती है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती है उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, या उनका इलेक्शन कैसे होता है, हर स्टेट में एक अलग पॉलिसी अडॉप्ट की है पंचायती राज को लेके, वो चीज़ हम पहले देख चुके हैं। There are more than 6 lakh villages in India. Taking care of their needs for water, electricity, road connection is not a small task. हमारे यहाँ पे 6 लाख विलेजेस से भी ज़्यादा हैं। अब इतने सारे विलेजेस का जो भी है डेवलपमेंट के लिए या इनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होगा वो कोई एक जन तो नहीं कर पाएगा, या कोई एक ऑर्गेनाइजेशन अकेले तो इतना काम नहीं कर सकती है। तो उसके लिए बहुत सारे या तो लोग आएंगे, एक होंगे बहुत सारे लोग आके, या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी जिससे इनका एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली चल पाए। उनको प्रॉपर वाटर की फैसिलिटी देनी है, फार्मिंग हो रही है वहाँ पे, एग्रीकल्चर चल रही है तो इरिगेशन के लिए वाटर चाहिए, वेल का कंस्ट्रक्शन हो, वहाँ पे रोड कनेक्शन रहे जिससे ट्रांसपोर्ट जो है अच्छी रहे, पूरी कनेक्टिविटी रहे, बाहर की सिटीज़ के साथ प्रॉपर कनेक्टिविटी रहे। In addition to this, land records have to be maintained. Conflicts need to be dealt with. The large machinery is in place to deal with all this. अब land records भी रखना है एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर ये मेंटेन नहीं होगी तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये लैंड किससे बिलोंग करता है, या यहाँ इस गांव में किस चीज़ की मेनली खेती होती है, या कितना प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है, ये हमें कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसको भी मेंटेन करना ज़रूरी है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं तो ये कौन करता है, ये चीज़ हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे इस चैप्टर में एक मोहन और एक रघु की स्टोरी बताई है कि कैसे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुई एक लैंड को लेके, कैसे उनको उसमें सॉल्यूशन निकला उस कॉन्फ्लिक्ट का, वो चीज़ देखते हैं। मोहन इज़ अ फार्मर, हिज फैमिली ओन्स अ स्मॉल एग्रीकल्चर फील्ड विच दे हैव बीन फार्मिंग फॉर मैनी ईयर्स। मोहन एक फार्मर है, उसकी फैमिली जो है काफ़ी लंबे समय से फार्मिंग करती आ रही है, और जो मोहन का जो लैंड है उसी लैंड से लगा हुआ है रघु का लैंड, यानी कि दो लैंड जो है एक साथ हैं। नेक्स्ट टू हिज फील्ड रघुज लैंड विच इज सेपरेटेड फ्रॉम हिज बाय अ स्मॉल बाउंड्री कॉल्ड अ बंड। जो मोहन का लैंड है और रघु का लैंड है, इनके बीच में, इन दोनों के लैंड के बीच में एक बाउंड्री है। तो ये जो बाउंड्री है ये इसको बोल रहे हैं बंड, अ स्मॉल बंड। ये क्या होता है कि मिट्टी के ढेर जैसा उठा हुआ होता है कि जो आइडेंटिफाई करने में इजी रहे कि ये किसका लैंड है, ये किसका लैंड है। ऐसे कुछ होते हैं स्मॉल स्मॉल बाउंड्रीज टाइप बना देते हैं कि हमें इजी रहे आइडेंटिफाई करने के लिए ये वाला किसका है, ये वाला किसका है। बहुत लोग इस बाउंड्री के लिए कुछ फेंसिंग करवा लेते हैं, तो कुछ क्या करते हैं वॉल क्रिएट करवा लेते हैं, लेकिन ये जो काम है बहुत एक्सपेंसिव होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। विलेजेस में मेनली इतनी वेल्थ किसी के पास होती नहीं है कि वो लोग वॉल वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवा ले या फेंसिंग करवा ले, तो वो लोग इसी चीज़ का यूज़ करते हैं, बंड्स का। वन मॉर्निंग मोहन नोटिस दैट रघु हैड शिफ्टेड द बंड बाय अ फ्यू फीट। जब नेक्स्ट मॉर्निंग मोहन बाहर गया सुबह के टाइम, उसने देखा कि रघु ने क्या किया है कि जो उसका लैंड था उसका साइज बड़ा कर लिया है। जो बंड थी, बाउंड्री थी उन दोनों के बीच के लैंड की, उसको रघु ने थोड़ा सा मोहन की लैंड की तरफ और शिफ्ट कर दिया है, जिस वजह से क्या हुआ, रघु का लैंड तो बहुत बड़ा हो गया और मतलब और उसमें फीट्स बढ़ गए, लेकिन मोहन का लैंड छोटा हो गया। ये चीज़ मोहन ने जब नोटिस की तो वो बहुत गुस्सा था। इवन मोहन को ऑब्वियसली तो गुस्सा आएगा कि उसका लैंड ले लिया उससे बिना पूछे, चीटिंग की उसके साथ। वो लेकिन डरा हुआ भी था क्योंकि जो रघु था उसके पास बहुत लैंड, बहुत पैसा था, बहुत पावरफुल आदमी था वो। अगर वो उससे लड़ने जाता तो मोहन के लिए ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। लेकिन उसको ये था कि यार मैं अपनी ज़मीन ऐसे तो नहीं जाने दूंगा, मेरी पूरी रोज़ी रोटी उस पर ही है। अगर मेरे पास वो लैंड ही नहीं रहेगा तो मैं पैसा किससे कमाऊँगा, अपनी फैमिली किससे चलाऊँगा। तो उसने हिम्मत की और वो चला गया रघु से बात करने की। ऐसा क्यों किया उसने? हीटेड आर्ग्यूमेंट फॉलोड। रघु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट ही हैड मूव द बंड। वहाँ पे जो हुआ, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, हीटेड आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गए। रघु ने रिफ्यूज़ कर दिया, मैंने तो कोई काम ही नहीं किया है, वो तो मेरा ही पूरा लैंड था, वो बंड मैंने नहीं आगे की तरफ शिफ्ट की।
फिर रघु ने अपने एक हेल्पर को बुलाया, इसके लैंड पे बहुत सारे लोग काम करते थे, तो उसमें से एक लेबर को इसने बुलाया कि तू इधर आ, यहाँ पे ऐसा ऐसा काम चल रहा है, ऐसा ऐसा मतलब चीज़ चल रही, कॉन्फ्लिक्ट चल रही है एक तरीके की। तो वहाँ पे मोहन तो अकेला हो गया और रघु के साथ एक और हेल्पर हो गया, वो दो हो गए और मोहन अकेला हो गया। तो रघु और उसका जो लेबर था उनने स्टार्ट कर दिया मोहन को पीटना, उसको मारना स्टार्ट कर दिया कि अपनी मतलब डोमिनेशन उसकी तरफ दिखाने लगे। हमारे इंडिया में बहुत कॉमन चीज़ है, यहाँ इवन इंडिया के हर जगह बहुत कॉमन है, जो भी पावरफुल इंसान होगा वो अपने से नीचे वाले को दबा के रखेगा, हमेशा उसको मारेगा या उस पर चिल्लाएगा कि वो हमेशा दबा रहे, उससे नीचे ही रहे। लेकिन जो भी अगर उससे पावरफुल है तो उसके साथ दोस्ती बना के रखेगा या उसके साथ अच्छे रिलेशन रखेगा, जिससे उसको फ्यूचर में अगर हेल्प चाहिए तो उसकी कर सके। लेकिन अगर उससे कमज़ोर है कोई तो वो उसको दबा के रखेगा, उसको मारेगा, अपनी बात मनवाने के लिए हर कोई स्टेप ले लेगा वो। तो वहीं यहीं पे भी वही काम हुआ, रघु और उसके लेबर ने क्या किया, मोहन को बहुत मारा और वहाँ पे इतने शोर, उसमें उसके जो नेबर्स थे वो सब उधर पे आ गए। मोहन को उस मारपीट में उसके हेड पे और हैंड पे, शोल्डर वगैरह पे बहुत इंजरी हुई। His friend who also ran the village post office suggested that they go to local police station and file a report. जो मोहन का दोस्त आया उधर से, जो जब सारे गांव वाले आए तो मोहन का दोस्त भी आया। मोहन का दोस्त काम करता था पोस्ट ऑफिस में, उसने बोला, वो ऑब्वियसली बात है पढ़ा लिखा है थोड़ा सा, उसको नॉलेज है कि ऐसी चीज़ों में क्या करना चाहिए, तो उसने सजेस्ट किया मोहन को कि तू ऐसा कर, बेस्ट सॉल्यूशन है कि पुलिस स्टेशन जाके इनके खिलाफ कंप्लेन करवा दे। कोई सॉल्यूशन निकलेगा, लीगल वे में हम चलेंगे, हम कोई भी गलत स्टेप नहीं लेंगे जैसे रघु ने लिया था। अदर वर डाउटफुल if this was a good idea because they felt they would waste a lot of money and nothing would come out of this. बहुत सारे गांव वालों को क्या लगा कि पुलिस स्टेशन जाने से या कंप्लेन वहाँ पे करवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और पैसा वेस्ट होगा। हमारे इंडिया में ये चीज़ इनने क्यों बोली, क्योंकि वहाँ पे करप्शन का लेवल हाई है। आपको कोई भी थोड़ा सा भी अपना काम करवाना है या अपनी फाइल आगे पहुंचानी है किसी सिग्नेचर के लिए, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो तो उसकी फाइल आगे पहुंचानी, तो उसके लिए आपको ब्राइब देनी पड़ेगी, पैसे देने पड़ेंगे। करप्शन, अंडर द टेबल का सिस्टम जो चलता है, टेबल के नीचे से पैसे दे के अपना काम करवाना, वो इनका चल रहा था कि वहाँ पे कुछ नहीं होगा, वहाँ पे तुम्हारी कोई नहीं सुनेगा, बस तुम्हारा पैसा खूब लग जाएगा और तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, फिर ना तुम्हारे पास लैंड रहेगी, पैसा भी खूब लग जाएगा, सॉल्यूशन कुछ निकलना नहीं है। एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन। अब हर पुलिस स्टेशन का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट, एक ब्लॉक है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, एक पुलिस स्टेशन है, तो इस ब्लॉक के अंदर आते होंगे शायद 15 या 20 विलेजेस, कितने भी XYZ विलेजेस आते होंगे। तो इतने विलेजेस में अगर कुछ भी दिक्कत हो रही है तो वो जाएंगे इस वाले पुलिस स्टेशन में, जो भी इनके ब्लॉक का पुलिस स्टेशन होगा। और ये पुलिस स्टेशन में इनकी पावर सिर्फ इसी ब्लॉक तक रहेगी या इन्हीं विलेजेस तक रहेगी। वो इनके लिए हर काम करेंगे, जो भी दिक्कत आएगी वो डिस्प्यूट क्लियर करेंगे ये पुलिस स्टेशन। तो हर पुलिस स्टेशन का एक ज्यूरिसडिक्शन होता है जो उसके कंट्रोल में होता है। पीपल कैन रिपोर्ट द थेफ्ट, एक्सीडेंट, बीटिंग्स, फाइटिंग एक्सेट्रा इन दैट एरिया टू द same police station to the same police station. It is the responsibility of SHO to inquire the people about the incident, investigate and action on matters within their area. पुलिस स्टेशन में आप चोरी की, कोई एक्सीडेंट हुआ है उसकी, या कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो वहाँ की आप कंप्लेंट जाके पुलिस स्टेशन में लिखवाओ। वहाँ का जो SHO है, सीनियर हेड ऑफिसर, वो इंक्वायर करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे उस मैटर पे, और जो भी उसमें सही होगा उसको न्याय दिलाएंगे, उसको जस्टिस दिलवाएंगे। वो जैसे कोई भी एक्सीडेंट होता है कहीं पे भी, मतलब एक हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पुलिस आएगा, हेड ऑफिसर आएगा, हवलदार आएंगे, सब इंस्पेक्टर्स आएंगे, इंस्पेक्टर आएंगे, वो आके उस पूरे इंसिडेंट का इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि किसने मारा है, किसकी गलती यहाँ पे थी, आई विटनेसेस से पूछा जाएगा, सब पूछा जाएगा, हर चीज़ वहाँ पे देखी जाएगी और फिर एक सॉल्यूशन पे आया जाएगा कि हाँ किसकी गलती थी या क्या हम कर सकते हैं, उस जिसको बहुत नुकसान हुआ उसको कैसे हम सही, मतलब उसको जस्टिस दिलवा सके एक तरीके से।
When everyone reached the police station, Mohan went to police station and told him the whole matter. सब लोग मोहन और सारे विलेजेस गए पुलिस स्टेशन. मोहन ने जाके पुलिस स्टेशन में थानेदार को बोला कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है और मुझे अब इसकी कंप्लेन लिखवानी है, वो भी रिटर्न में. ऐसे मुझे सिर्फ आप सुने मत लो मेरी बात, उसको रिटर्न में भी लिखो, जिससे कोई वो रहेगा कि आपके पास रिटर्न प्रूफ रहेगा कि हाँ मैंने कंप्लेन लिखवाई थी. आगे चल के अगर कोई भी दिक्कत हो तो इतना बड़ा इशू क्रिएट ना हो वहाँ पे. एटलीस्ट कोई एविडेंस रहेगा कि हाँ मोहन ने तो आपको रिटर्न कंप्लेन लिखवाई थी. द थानेदार सेड विद ग्रेट डिस्प्लेजर दैट ही डज नॉट हैव टाइम टू इन्वेस्टिगेट स्मॉल कंप्लेंट्स. यहाँ पे क्या बोला था उसने, कंप्लेन इन राइटिंग. तो उसको क्या बोलते हैं, FIR, फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट. FIR आप दर्ज करें, रिटर्न में फर्स्ट इंसिडेंट रिपोर्ट होती है वो FIR. ठीक है. अब आई बात कि थानादार ने बोल दिया कि इतने छोटे काम के लिए तो मैं काम नहीं करूँगा. अब मैं इधर बैठा हूँ, मेरे पास इतने काम है, मैं ये काम करूँगा, तुम्हारे ये कॉन्फ्लिक्ट सुलझाऊँगा ये लैंड को लेके छोटे से, मेरे पास और भी बहुत काम है, मैं क्यों करूँ ये काम. उसने बहुत डिसरिस्पेक्टफुली मोहन को वहाँ से भगा दिया. फिर जो नेबर्स थे वो अंदर आए, उनने थानेदार को बोला कि ये आपका काम है, यही आप इसी के लिए आप यहाँ बैठे हैं, आपको ये काम तो करना पड़ेगा. उनने समझाया और फिर थानेदार मान गए कि ठीक है चलो मैं करता हूँ काम. अभी तो बहुत लेट हो गया है, मैं नेक्स्ट मॉर्निंग मेरा हवलदार आएगा, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करेगा, वो सारी डिटेल मुझे देगा, फिर मैं आगे उसके प्रोसीजर पे जाऊँगा जैसा भी रहेगा. मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. अब जैसे मोहन और रघु का जो इशू था किस चीज़ को लेके था, लैंड को लेके था, ज़मीन को लेके था. अब मोहन ने उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कहाँ गया, वो पुलिस स्टेशन गया. क्या और कोई सॉल्यूशन हो सकता था, क्या पता वो पुलिस स्टेशन की जगह अगर कहीं और जाता तो जल्दी काम हो जाता उसका, हो सकता था. तो उसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशन होगा कि यहाँ जाए, पुलिस स्टेशन ना जाए तो यहाँ चला जाए, शायद प्रॉब्लम जल्दी सॉर्ट हो जाए और अच्छा सॉल्यूशन आए और जल्दी सॉल्यूशन आए फटाफट से. मेजरिंग लैंड एंड कीपिंग लैंड रिकॉर्ड इज़ द मेन वर्क ऑफ पटवारी. अब यहाँ पे कौन आया नया पुलिस स्टेशन के पुलिस के अलावा, पटवारी. पटवारी क्या करता है, ये सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करता है उस गांव के लैंड को लेके. मेजर करता है लैंड को कि किसका लैंड कितना है, किसके नाम पे कितनी ज़मीन है, उसकी लेंथ पूरी मेजर करेगा वो, उनका नाम, उनका मेंटेनेंस रखेगा, पूरी एक रिपोर्ट तैयार रखेगा कि किसका है ये लैंड, कितनी ज़मीन है, कितनी एरिया है उस लैंड का, या उस लैंड पे कौन सा काम हो रहा है, कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है, उधर पे वेल है कि नहीं है, प्रॉपर इरिगेशन का सिस्टम है कि नहीं. तो ये कौन मेजर रखता है, पूरा पटवारी रखता है. द पटवारी इज नोन बाय डिफरेंट नेम. पटवारी को बहुत अलग अलग नामों से अलग अलग स्टेट में बुलाया जाता है. कुछ में इनको बुलाया जाता है लेखपाल, कहीं पे इनको कानूनगो बुलाते हैं, कहीं पे कर्मचारी, तो कहीं पे विलेज ऑफिसर. इनको इतने नाम दे दिए, लेखपाल, कानूनगो, कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, इनसे इनको बुला रहे हैं. हर स्टेट में अलग अलग नाम से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है. ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ विलेज. द पटवारी मेंटेन्स एंड अपडेट द रिकॉर्ड ऑफ द विलेज. हर विलेज को एक पटवारी दिया जाता है. हम एग्ज़ाम भी सुनते हैं कि पटवारी की एग्ज़ाम हो रही है, यहाँ पे स्टेट में पटवारी की एग्ज़ाम हो रही है, तो यही वर्क होता है उनका कि उन्हें मेंटेन करना होता है रिकॉर्ड सारे विलेजेस का. उनके एरिया में जो विलेज आ रहा है, उनके अंडर में जो विलेज आ रहा है, उनका रिकॉर्ड मेंटेन रखना होता है. द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग एग्रीकल्चर फील्ड. अब हर पटवारी का, हर स्टेट के पटवारी का अलग एक तरीका होगा लैंड को मेजर करने का. कुछ धागे से करेंगे, स्ट्रिंग से, कुछ लोहे की चेन बना के करते हैं मेजर वगैरह, तो हर किसी का अलग होता है. इन सम प्लेसेस लॉन्ग चेन बना लेंगे वो, कि वो यूज़ करें उसके लेंथ को देखने के लिए कितनी है उस लैंड की लेंथ. In above instance, the Patwari would have measured both Mohan and Raghu's field and compared them with the measurement on the map. If they did not match, that it would be clear that boundary of the fields has been changed. The Patwari is also responsible for organizing the collection of land revenue from the farmers and providing information to the government. अगर यहाँ पे पटवारी का जो पूरा काम था कि लैंड मेजरमेंट रहता है जो करते हैं वो, अगर वो सही रहता, फिर जो पटवारी भी जाता, मोहन का लैंड नापता,
रघु का लैंड नापता, अगर उनका जो भी मेजरमेंट आता वो सेम नहीं होता जितना रिपोर्ट में मेंशन्ड है, तो उससे क्लियरली समझ आ जाता कि हाँ रघु ने चीटिंग करी है और लैंड का एरिया अपना बढ़ाया है, वो बाउंड्री जो है उसने शिफ्ट करी है मोहन के लैंड की तरफ। वो क्लियरली उन्हें पता चल जाता उस रिपोर्ट से। उस पूरे जो भी पटवारी बनाता है एक मैप देखता है कि इस मैप में कितना किसका है, उससे क्लियर हो जाता सब। पटवारी का एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट काम होता है कि वो ऑर्गेनाइज करे, ऑर्गेनाइजिंग और कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो भी टैक्स वगैरह आ रहे हैं विलेजेस से, फार्मर्स से, वो प्रॉपरली उन टैक्स उनका वो टैक्स ले, जो भी लैंड रेवेन्यू है वो उनसे कलेक्ट करे टाइमली, और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाए और एक अपनी जो गवर्नमेंट है उनको प्रेजेंट करे, जिससे उसी के हिसाब से पॉलिसीज़ बनती है इन्हीं रिपोर्ट्स के हिसाब से कि हाँ इस विलेज में रेवेन्यू इतना है तो यहाँ पे हम ये मेजर लें, या इतने ये पॉलिसी लाए तो इनका प्रोडक्शन बढ़ जाए, इनका जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बढ़ जाए, तो वहीं पे डेवलपमेंट होगा। तो इन रिपोर्ट से वो हेल्प करता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर्मेशन में भी हेल्प हो गवर्नमेंट की। ये होता है जो कि पटवारी बनाता है रिपोर्ट, उसको बोलते हैं खसरा, हिंदी में इन्हें खसरा बोला जाता है। इसमें वो मेंशन करता है कि एरिया ऑफ हेक्टर, मतलब जो लैंड है उसका एरिया कितना है। जैसे यहाँ पे नेम ऑफ ऑनर, मोहन का लैंड का इतना एरिया है, रघु के लैंड का इतना एरिया है, उनने ये बता दिया इस रिपोर्ट में, नाम बता दिया ओनर का, उनकी लैंड कितनी है वो बता दिया इसमें, और किसी को रेंट पे तो नहीं दी, लीज पे तो नहीं दी किसी को लैंड। या विलेजेस में बहुत होता है कि अपना जो लैंड है, एक इंसान ए है, कोई इंसान वो अपना लैंड किसी को लीज पे दे देता है, एक कॉन्ट्रैक्ट पे दे देता है कि तुम इस पे काम करो, इतना प्रोडक्शन करो, तो उसका जो 50% है वो मैं रख लूँगा, 50% का जो भी उसका क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो मैं रख लूँगा। कुछ ऐसे में करते हैं, तो कुछ रुपीज़ के फॉर्म में करते कि तू 4 लाख मेरे को दे देना इसके बदले, इतने प्रोडक्शन के बदले, या 5 लाख दे देना, जो भी रहेगा अकॉर्डिंग टू देयर लैंड वो डिसाइड कर लेते हैं। अगर वो लीज पे दे रहे होते हैं तो वो भी मेंशन हो, क्या उनने कोई लीज पे तो नहीं दिए, रेंट पे तो नहीं दिए किसी और को, वो खुद ही फार्मिंग कर रहे हैं ना इस पे, वो भी मेंशन होगा। वहाँ पे कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है वो मेंशन करेंगे, वहाँ पे प्रॉपर वेल है कि नहीं है, मोहन के लैंड में वेल है कि नहीं है, रघु के लैंड में वेल है कि नहीं है, इन दोनों के लैंड में कौन सी क्रॉप ग्रो हो रही है, वो सब मेंशन होता है इस खसरा में। वो अपनी रिपोर्ट में मेंशन करता है और एक मैप बनाता है, एक मैप बनाएगा और उसमें छोटे छोटे उसमें डिवाइड कर देगा कि ये एरिया जो है इसके, ये लैंड जो है ये इससे बिलोंग करता है, यहाँ पे इतनी क्रॉप ग्रो हो रही है, यहाँ पे इतना एरिया है, ये सब मेंशन रहेगा। और फिर अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो यही मैप चेक करके देख लेते हैं कि सही में कुछ ऐसा है कि नहीं, उनने लैंड के साथ कुछ छेड़छाड़ तो नहीं की है। ये सब इनको मेंटेन भी रखना पड़ता है और गवर्नमेंट को भी प्रेजेंट करना पड़ता है, प्रॉपर क्रॉप प्रोडक्शन क्या हो रहा है वहाँ पे, वेल है कि नहीं है, सब उन्हें बताना पड़ता है अपने इस रिपोर्ट में। थ्रू दोज रिकॉर्ड्स ही कैन रिकॉग्नाइज विच लैंड बिलोंग टू हुम, उन रिकॉर्ड के थ्रू बता सकता है कि कौन सी लैंड किससे बिलोंग कर रही है प्रॉपर उसमें, क्योंकि उस रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन्ड है कि कौन किस लैंड का ओनर है, क्लियरली होता है। इसमें भी था, ये इतना एरिया है लैंड का और ये बिलोंग कर रहा है मोहन से, इतने एरिया है लैंड का और ये बिलोंग कर रहा है रघु से, इतना उन्हें क्लियरली लिखा है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिपेयर देम फ्रॉम टाइम टू टाइम। हमारे पे क्या होता है कि रिपोर्ट्स को या इन ऐसी जो फाइल्स होती हैं इनको मेंटेन नहीं किया जाता और ये कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाती है, इनका जो डेटा है बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है और ये आज मतलब 4-5 साल बाद हम देखेंगे तो मैच ही नहीं कर रहा है, वो लैंड तो उसकी है ही नहीं, अब बेच दिए किसी को। तो इसलिए नेसेसरी है कि उसको टाइम टू टाइम पे चेंज किया जाए या उसको हमेशा अपडेट करते रहा जाए कि कोई किसी की डेथ हुई है या किसी को और को ट्रांसफ़र किए लैंड, या वहाँ पे वो क्रॉप ग्रो नहीं हो रही है या वहाँ पे कोई और डेवलपमेंट हो गया है, तो वो सब उन्हें अपडेट करते रहना पड़ता है रिपोर्ट में। इट इज़ द जॉब ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू कीप एन अकाउंट ऑफ दिस। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का काम होता है ये कि गवर्नमेंट जो इसका अकाउंट पे पूरे तरह से ध्यान रखे, रेवेन्यू कलेक्शन भी प्रॉपर है कि नहीं है, टैक्स कलेक्ट होता है, कुछ काम करते हैं हम उसका टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो वो देखना। अब आता रही है कि ऑल स्टेट इन इंडिया डिवाइड इनटू डिस्ट्रिक्ट, हमारे जो स्टेट हैं इंडिया के वो डिवाइड कर दिए गए हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स।
छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया उन्हें. फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड. अब ये डिस्ट्रिक्ट को भी और प्रॉपरली इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे इनको और डिवाइड कर दिया गया है, सब डिवाइडेड. दीज सब डिविजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज तहसील, तालुक. अब इनको जो सब डिविजन किया है ने इसको भी अलग अलग नाम से बुला रहे हैं, तहसील और तालुक. एट द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड अंडर हेयर आर दी रेवेन्यू ऑफिसर ऑल्सो नोन एज तहसीलदार. ये जो होते हैं ये इनके हेड होते हैं, मतलब तहसील और तालुक के जो हेड होते हैं वो होते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. कौन होता है इनका हेड? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. और यहाँ पे जो रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं जो कि वहाँ के टैक्स कलेक्ट करते हैं वो होते हैं तहसीलदार. तहसील एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिस हो जाता है विलेजेस में. जैसे किसी को अगर अपनी लैंड बेचनी है, कोई प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वहीं यहीं से तहसील से ही उसका साइन होगा उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके स्टैम्प पेपर पे साइन होगा, सब यहीं से इशू होता है. मेन जो भी काम रहता है वो सब तहसील ही इशू करवाती है. और यहीं इन तहसील ऑफिसेज में ही सबसे ज़्यादा जो लेवल है करप्शन का वो सबसे ज़्यादा हाई माना जाता है. क्योंकि आपको भले आप कितना भी लीगली चलो यहाँ पे, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो करप्शन का काम करना ही पड़ेगा. आपको किसी ना किसी को पैसा खिलाना पड़ेगा अपना काम सही से करवाने के लिए, जल्दी करवाने के लिए. यहाँ पे काम बहुत डिले चलता है. जो लोग लीगली चल रहे हैं या एकदम अच्छे से चल रहे हैं उन लोग का बहुत टाइम लग जाता है, सालों लग जाते हैं. लेकिन अगर किसी ने पैसे दिए हैं कि फ़ाइल जल्दी हो जाए, 1 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए, तो वो फटाफट से हो भी जाती है. तो करप्शन लेवल भी यहाँ पे बहुत हाई रहता है. द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर इज एट द टॉप एंड तहसीलदार बिलो इट. पहले डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आएगा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के अंडर में होता है तहसीलदार. They have to hear disputes. They also supervise the work of patwari and ensure that records are properly kept and land revenue is collected. उनको जो तहसील होते हैं या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं ये डिस्प्यूट्स को हेयर करेंगे, सुनेंगे, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो उन चीज़ को ध्यान में रखेंगे. ठीक है. और ये इवन सुपरवाइज भी करते हैं पटवारी के वर्क को. कहीं पटवारी तो गलत कुछ नहीं है, वो भी ध्यान रखते हैं तहसीलदार वगैरह. उनकी जो रिपोर्ट बनी है वो सही है कि नहीं है उनको भी चेक करते हैं वो. ये सारा काम होता है तहसीलदार का. They make sure that the farmer can easily obtain a copy of their record. Student can obtain their caste certificate. तहसीलदार office is where land dispute are also heard. तहसीलदार का काम क्या होता है कि अब जो भी फार्मर आ रहा है उनके यहाँ पे, कोई विलेजर आ रहा है, किसी चीज़ की प्रॉपर्टी या कोई लैंड का पेपर चाहिए उन्हें, तो वो जल्दी से उन्हें मिल जाए, ये काम होता है तहसीलदार का. इवन जो स्टूडेंट्स को हमें कॉलेज में एडमिशन चाहिए होता है या कहीं पे भी कोई हमने एडमिशन लिया है या टीसी वगैरह, तो हमें उसमें लगता है कास्ट सर्टिफिकेट. तो ये कास्ट सर्टिफिकेट के लिए भी आपको तहसील से ही इशू होता है. SC ST OBC वगैरह माइनॉरिटी, अगर इन्हें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए तो इन्हें तहसील से करवाना पड़ता है. जैसे कुछ स्टेट में इवन पहले तो उनके जो डॉक्यूमेंट होंगे उस पर सरपंच साइन करेगा, सील लगाएगा. कोई भी मतलब इन्हें अगर कास्ट सर्टिफिकेट इनको बनवाना है तो पहले जाएंगे सरपंच के पास, वहाँ से सील लगवाएंगे, साइन करवाएंगे, फिर उनके पास से जाएगी ये पटवारी के पास. फिर पटवारी इनकी जो डॉक्यूमेंट है, फॉर्म है, उस पर साइन सील करेगा. फिर उसके बाद ये जाएगी तहसीलदार के पास. फिर तहसीलदार जो है इसमें अपना साइन इशू, मतलब इनको फिर फाइनली इशू हो जाएगा कास्ट सर्टिफिकेट. इनको जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्म है वो वहाँ के कोर्ट से या तहसील के ऑफिस से कहीं से भी इजीली मिल जाता है. ये इनका काम होता है. अब बात आती है कि हमने इतने उसमें पहले हमने देखा था पंचायती राज, अभी हमने देख लिया पटवारी, तहसीलदार और कौन सा ऑफिस देख लिया, पुलिस. ये सारे लोग काम करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के विलेज के लिए. कौन से ऑफिसर्स हो गए इसमें? पहले तो हमने सरपंच देखा था कि सरपंच क्या होता है. सेक्रेटरी जो इनके लिए इनका जो टेक्निकल वर्क होता है वो सेक्रेटरी करता है सरपंच के उसमें. फिर आया बात पुलिस. कितने भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं तो वो कौन मेंटेन करता है? पुलिस. हमने इससे पहले में भी देखा था कि कोई भी प्रोसेशंस निकलते हैं या तो
किसी लॉ के अगेंस्ट में निकल रहे हैं या कोई रिलीजियस प्रोसेशन से रैली निकल रही है, तो उस टाइम पे भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, पीस और हार्मनी बनी रहे, तो किसका मेन वर्क होता है इसमें भी? पुलिस का होता है। तो पुलिस हो गई। फिर विलेज कोर्ट होते हैं, इवन विलेज कोर्ट बनाए जाते हैं विलेजेस में, जिससे जो इनकी हियरिंग वगैरह है वो जल्दी हो, इनको लोकल लेवल पे भी इनके लिए कोई जुडिशरी का फॉर्म हो, तो वहाँ पे विलेज कोर्ट्स बनाए जाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, विलेज कोर्ट में जा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम वो उस हिसाब से डील कर सकते हैं। तो ये ऑफिसर्स हो गए, ये ऑर्गेनाइजेशंस हो गए जो कौन वर्क कर रहे हैं? विलेज के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, रूरल के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। बट पंचायती राज में मेनली क्या था कि उन्हें जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी ला रही है उसको इम्प्लीमेंट करवाना था। यहाँ पे अब जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं वो डील कर रहा है कौन? पटवारी, पुलिस स्टेशन, तहसील, कोई भी पेपर से रिलेटेड है तो वो। मेनली इस टॉपिक, इस चैप्टर में जो 2 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करी हमने, पुलिस के बारे में और एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं एक किसी भी जगह के लिए। अब एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल दिया है एक एक्ट के बारे में, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या था? उसमें ये बता रहे थे कि जो भी प्रॉपर्टी है एक मेल की, वो हमेशा जाएगी उसके बेटे के पास, बेटे से ग्रैंडसन, ग्रैंडसन से ग्रेट ग्रैंडसन, लेकिन कभी बेटी या फीमेल के पास नहीं जाएगी वो प्रॉपर्टी। उसी बारे में था ये हिंदू सक्सेशन एक्ट, लेकिन इसको फिर अमेंड कर दिया गया 2005 में। देख लेते हैं क्या है इसमें प्रॉपरली, इसमें डिटेल्स क्या थी। व्हेन वी थिंक ऑफ फार्मर्स हु ओन लैंड वी यूजुअली हैव मेन इन आवर अटेंशन। कोई भी ओनर है लैंड का, प्रॉपर्टी का, तो कौन होगा? मेल होगा, फीमेल नहीं हो सकती, ऐसी हमारी थिंकिंग रही है हमेशा से। The status of woman is considered to be a helpful one in the work of the fields. He is never thought of as the owner of the land. Till now in many states, Hindu women did not get share in the family land. बहुत जगह ये होता है कि कभी हम सोच ही नहीं सकते एक लैंड के जो ओनर है वो फीमेल होगी या मतलब उस घर की वाइफ है, बेटी है, ये होगी। हमने कभी नहीं सोचा, हमेशा कौन होगा? मेल होगा, कोई फीमेल नहीं हो सकती। इवन आज भी बहुत स्टेट में नहीं दिया जाता है फीमेल्स को प्रॉपर्टी का राइट, सिर्फ मेल के पास है वो चीज़। आफ्टर द फादर्स डेथ द लैंड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सन्स। पहले क्या होता था? सिर्फ सन को ही डिस्ट्रीब्यूट होता था। रिसेंटली दिस लॉ हैज़ बीन चेंज्ड। ये लॉ चेंज कर दिया गया 2005 में, अमेंड कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस द न्यू लॉ, सन्स, डॉटर एंड देयर मदर गेट इक्वल शेयर। बेटे को, माँ को और उनकी बेटी को इक्वल शेयर मिलेगा अब लैंड में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेटे को ज़्यादा दे दी, कोई लैंड है तो उसका 70% बेटे को दे दिया और 15% माँ और बेटी को दे दिया, ऐसा नहीं कर सकते। सबको इक्वल शेयर देना पड़ेगा उन्हें अपनी प्रॉपर्टी का। दिस लॉ विल ऑल्सो बी एप्लीकेबल इन ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। और ये जो है हर स्टेट में और यूटी में एप्लीकेबल होगा। ऐसे नहीं कर सकते कि कोई स्टेट मना कर दे कि हमें ये लॉ नहीं मानना, हमें ये लागू नहीं करना हमारे स्टेट में। अब जो है प्रॉपर्टी 2 तरीके की होती है। एक तो होती है एंसेस्ट्रल, जो कि हमें हमारे पूर्वजों से मिलती है, हमारे बड़ों से मिलती है, वो हो गई। और एक होती है सेल्फ एक्वायर्ड, जो कि हम खुद खरीदते हैं। ये होती है 2 तरीके की प्रॉपर्टी। अब अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो क्या होगा कि वो बेटी के पास जाएगी कि नहीं जाएगी। जैसे ये एक्ट है 2005 में अमेंड हुआ था, लागू हुआ था ये एक्ट 9 सितंबर 2005 में। तो क्या इससे पहले जो भी होंगे, मतलब जो बेटियां होंगी उनको लैंड नहीं मिली अपनी फादर के डेथ के बाद, तो क्या वो इस लॉ के अंडर नहीं आएगा? तो नहीं, मतलब सॉरी, वो आएगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव लॉ हो गया है। ये इसमें जो पहले की थी, जो पहले के केसेस थे वो भी एप्लीकेबल रहेंगे। उनको भी फिर अपनी लैंड या अपनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी फादर के डेथ के बाद। ये क्लियर हो गया था इस केस में, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में 2020 में, जब कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया था कि जो भी है केस 9 सितंबर 2005 से पहले के केसेस उन पे भी लागू रहेगा। और अगर कोई फादर है जो 2001 में उनकी डेथ हो गई है या 2 में हो गई है उनकी डेथ, तो उनमें भी जो उनकी बेटियां होंगी, डॉटर्स होंगी उनकी या उनकी वाइफ,
उनको भी प्रॉपर्टी मिलेगी। ये किससे के उन्हें क्लियर कर दिया कोर्ट ने, विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस से उन्हें बोल दिया कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2005 के बाद ही ये सब लागू होगा कि नहीं आप बेटे को नहीं दोगे, मतलब बेटियों को भी दोगे बेटों के साथ साथ, जो पहले के केसेस होंगे उन पे भी एप्लीकेबल है। तो ये किसकी बात होगी, ये तो होगी एंसेस्ट्रल की बात, कि बचपन से ही जो है बेटियां जो है अपने फादर की प्रॉपर्टी की हिस्सेदार रहेंगी हमेशा। तो ये बता दिया हमने एंसेस्ट्रल से। अब आई बात सेल्फ एक्वायर्ड, जो कि हम खरीदते हैं कमा के, जो हम खुद से खरीदी जाती है वो होती है हमारी तरफ से। अब क्या हुआ कि सेल्फ एक्वायर्ड में कोई इंसान फादर है, मेल है, वो मर गया है विदाउट राइटिंग हिज विल लिखे बिना, लिखे बिना वो मर गया, उसने नहीं बताया कि किसको प्रॉपर्टी देने। सेल्फ एक्वायर्ड में ये नहीं मेंशन्ड है कहीं पे भी कि आप अपनी लैंड जो है, अपनी प्रॉपर्टी जो है, वो सिर्फ अपनी फैमिली में ही बांटेंगे। आप अपने फ्रेंड्स को दे सकते हैं, अपने कलीग्स को दे सकते हैं, किसी को भी आप अपनी प्रॉपर्टी कर सकते हैं अगर ये विल में मेंशन्ड है तो। इसमें कोई भी ऐसे नहीं होता कि उन्हें अपने फैमिली को ही देना है, लेकिन एंसेस्ट्रल में ये होता है कि अगर वो विल लिखे बिना उनकी डेथ हो जाती है तो उन्हें अपनी फैमिली को ही आगे देना पड़ता है। अब सेल्फ एक्वायर्ड में बात आई कि अगर विमेन को नहीं है, उन्हें विल नहीं लिखी, तो भी क्या बेटियों को मिलेगी? तो हाँ, तो भी बेटियों को ही मिलेगी। ये भी बात क्लियर हो गई थी केस में, अरुणाचल गोंडर केस वर्सेस पोन्नुस्वामी, जो कि हुआ था 2022 में। इसमें भी कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया था कि हाँ, इनके बाद भी अगर सेल्फ एक्वायर्ड है और विल नहीं लिखी गई है तो भी बेटियों का राइट है, उनकी वाइफ का राइट है कि उन्हें प्रॉपर्टी मिले आगे चल के। इससे क्या हो रहा है, ये चीज़ क्या शो कर रही है, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट क्या शो कर रहा है कि इक्वालिटी लॉ। क्यों हमें फिर मेल डोमिनेशन लाना है, क्यों पैट्रियार्की सोसाइटी लानी है? हमारे पे ऑलरेडी पैट्रियार्की सोसाइटी है। वही थिंकिंग है कि मेल हमेशा डोमिनेटिंग रहेगा, टॉप पोजीशन पे रहेगा और फीमेल नीचे रहेगी। तो यही चीज़ इसलिए अमेंड कर दी गई जिससे इक्वालिटी रहे, फीमेल्स को भी उनका जो है सेल्फ डिपेंडेंट रहे आगे, मतलब उनके पास प्रॉपर्टी रहे। तो उन्हें अमेंड कर दिया और बोल दिया कि विमेन जो आगे चल के जो भी प्रॉपर्टी है उसमें इक्वल जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो प्रॉपर्टी का बिटवीन उनके सन के, वाइफ के और बेटियों के। तो ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। आई होप सो आई वाज क्लियर। और पूरा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन इसी पे बेस्ड है, जैसे कि पुलिस, पटवारी, तहसीलदार, ये एक तरीके से कोई रूरल एडमिनिस्ट्रेशन पे नहीं था, बट इट वाज एन एग्जांपल कि एक लॉ है जो कि इक्वालिटी के बारे में बात कर रहा है विमेन और मेन के लिए। डोमिनेशन कम करो मेन का, ये मेनली ये डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ओके, ये चैप्टर यहीं एंड होता है। आई वॉज क्लियर विद माई एक्सप्लेनेशन, आई होप सो। थैंक यू सो मच।